फ्रेंड्स, ISPCS के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे घटना चक्र पॉलिटी की एक नई सीरीज़ स्टार्ट हुई थी, जिसमें हम लोग काफ़ी चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोगों ने उन चैप्टर्स को, उन लेक्चर्स को अच्छे से देखा होगा और उससे रिलेटेड PYQs भी सॉल्व किए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग थे भाग 5 पे। ठीक है, भाग 5 पे। भाग 5 में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। भाग 5 में हम लोगों ने देखा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, और कल हम लोगों ने जो क्लास की थी वो थी राज्यसभा। ठीक, तो हम लोग संघीय संसद पढ़ रहे थे। संघीय संसद में 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो राष्ट्रपति हम लोग कर चुके हैं, राज्यसभा भी हम लोगों ने कर लिया था, और आज हम लोग को पढ़ना है लोकसभा। चूँकि लोकसभा थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आर्टिकल से। आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना की बात की गई है। ठीक, उसमें ये कहा गया है कि लोकसभा राज्यों के 530 और संघ राज्यों के 20 प्रतिनिधियों से मिलकर बनेंगे। ठीक है, मतलब 530 राज्यों के प्रतिनिधि होंगे और 20 प्रतिनिधि होंगे संघ राज्य क्षेत्र के। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल अगर देखें, आर्टिकल 331, इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को अगर ये लगता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है, तो वो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक, तो यहाँ से एक पॉइंट आप लोग ये याद कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को। लेकिन अब ये जो आंग्ल समुदाय का जो प्रतिनिधित्व था वो ख़त्म हो गया है। देखिए कैसे। 104 संविधान संशोधन जब हुआ था 2019 में, तो ये उसमें कहा गया था कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय हैं उनको अब लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा। ठीक, वो अब निष्प्रभावी हो गया है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जाति को दिया गया है 84 सीट और जनजाति के लिए है 47 सीटें। ठीक, अच्छा, लोकसभा में सीटों का आवंटन किस आधार पे होता है? तो जनसंख्या के आधार पे। ठीक, और ये जनसंख्या जो जिस आधार पे होता है, कौन सी जनगणना से काउंट हो रहा है ये, मतलब किस जनगणना के आधार पर हो रहा है ये? तो 1971 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार अभी सीटों का आवंटन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट था 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001। इसमें ये कहा गया था कि ये जो सीटों का आवंटन है 1971 की जनगणना के अनुसार, ये 2026 के बाद जब जनगणना होगी और प्रकाशित होगी, तब तक ये सीटों का आवंटन ऐसे ही बना रहेगा। ठीक, 2026 के बाद इसमें चेंज किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद लोकसभा की अवधि 5 वर्ष होती है। लोकसभा एक कैसा सदन है? राज्यसभा स्थायी सदन था, लोकसभा अस्थायी सदन है और इसको भंग किया जा सकता है। कौन भंग कर सकता है? मतलब देखिए, या तो 5 साल पूरा होने के बाद इसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, फिर नई लोकसभा आएगी, या तो 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पे इसको भंग कर सकता है। ठीक है, यही लिखा है इसमें कि राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले कभी भी इसको विघटित कर सकता है। किसके परामर्श से? प्रधानमंत्री के परामर्श से। और ऐसा अब तक कितनी बार हो चुका है? तो 8 बार हो चुका है। ठीक, फिर आर्टिकल 93 क्या कहता है? आर्टिकल 93 इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करता है। जैसे हम लोगों ने सभापति, उसमें राज्यसभा में देखा था सभापति, उपसभापति, तो इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक, अब कैसे इनका चुनाव होता है? तो लोकसभा के सभी जितने भी सदस्य होते हैं वो अपने उन्हीं सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं। मतलब जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष के रूप में नहीं नियुक्त होता है, एक सदस्य के रूप में ही उसकी नियुक्ति होती है, चुनाव होता है। ठीक, जब सब सदस्य सारे नियुक्त हो जाते हैं तो इन्हीं सारे सदस्यों में से सारे सदस्य मिलके एक को चुनते हैं अध्यक्ष और एक को चुनते हैं उपाध्यक्ष। ठीक,
अब योग्यता की अगर बात करें तो योग्यता ये है कि वो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष, ठीक। राज्यसभा में कितनी वर्ष थी? 30 वर्ष। लोकसभा में मिनिमम एज 25 वर्ष, भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो और पागल या दिवालिया ना हो। तो ये योग्यता हो गई, ठीक। अच्छा, अब चुनाव होता कैसे है? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर, मतलब जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो लोग क्या कर सकते हैं? चुनाव देके सदस्यों को चुन सकते हैं। पहले ये जो प्रावधान था वो था 21 वर्ष, ठीक है। वयस्क पहले कब माना जाता था? वयस्क 21 वर्ष, लेकिन 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा इसको 21 वर्ष से घटा के कितना कर दिया गया है? 18 वर्ष, ठीक। अच्छा, आर्टिकल 330 क्या कहता है? आर्टिकल 330 कहता है कि लोकसभा में ये शेड्यूल कास्ट के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, मतलब कि ये जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था ना, शेड्यूल कास्ट को कितना दिया गया था? 84, ठीक। तो ये प्रावधान कहाँ किया गया है? आर्टिकल 330 में। और 332 में लोकसभा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीटों का आरक्षण, ठीक। राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण 330 में किसके लिए? शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, और 332 में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, ठीक। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है? सभापति को। और सभापति चूँकि उपराष्ट्रपति होता है तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को, ठीक। फिर अब देखिए, अगर हम लोग लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें तो ये दोनों लोग एक दूसरे को अपना त्यागपत्र दे देते हैं। मतलब मान लीजिए अगर लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना है तो वो किसको सौंपेगा? उपाध्यक्ष को। और अगर उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना है तो वो किसको सौंप देगा? अध्यक्ष को, ठीक। इसके अलावा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सदस्यों के बहुमत से भी हटाया जा सकता है, ठीक है। अब अगर सारे सदस्य बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दें तब भी इनको हटाया जा सकता है, ठीक। आर्टिकल 96 क्या कहता है? वही जो हम लोगों ने राज्यसभा के केस में पढ़ा था कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, ठीक, अभी विचार में चल रहा है, तब वे पीठासीन नहीं होंगे, ठीक। अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं कर पाएगा और उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं कर पाएगा, ठीक। और मान लीजिए वोटिंग चल रही है, ठीक, तो सारे सदस्यों को वोटिंग करना है। अब अध्यक्ष पीठासीन है नहीं तो वो क्या हो गया? वो एक सदस्य हो गया। तो जब सारे सदस्यों को वोट करना है तो अध्यक्ष भी वोट करेगा, ठीक। तो जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाए जाने के संकल्प पर वोटिंग होगी तो पहले वो वोट कर सकता है, ठीक। लेकिन मान लीजिए वोटिंग जब बराबर हो जाएगी तब वो निर्णायक मत नहीं कर सकता, क्योंकि मान लीजिए वोटिंग बराबर हो गई और कुछ लोग चाहते हैं कि ये अध्यक्ष के पद पे रहें और कुछ लोग चाहते हैं कि ये अध्यक्ष के पद पे ना रहें। और अगर इस केस में अगर अध्यक्ष को ये अधिकार दे दिया गया होता तो अध्यक्ष जाहिर सी बात है कौन से वाले में करेगा कि मतलब इनको पद पे बने रहने दिया जाए। तो ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। एक पॉइंट तो ये याद रखिएगा कि अगर अध्यक्ष को हटाने के पद से हटाए जाने के संकल्प पे मत देना है तो पहले वोटिंग कर सकता है, लेकिन बराबर होने पे वोटिंग नहीं कर सकता, ठीक। लेकिन अगर कोई दूसरा विषय है, ठीक, कोई दूसरा विषय है तो उस विषय में क्या होगा कि पहले मत नहीं दे सकेगा, जब मत बराबर हो जाएगा, क्योंकि तब वो अध्यक्ष के रूप में काम करेगा, ठीक। तो जब अध्यक्ष के रूप में काम करेगा तो एज अ सदस्य तो वो वोट देगा नहीं, ठीक। तो जब किसी विषय के संदर्भ में होगा और पक्ष और विपक्ष के वोट बराबर हो जाएंगे तब अध्यक्ष अपना वोट नहीं देगा, ठीक। कब देगा? जब बराबर हो जाएंगे, ठीक। पहले नहीं देगा, कब देगा? जब बराबर हो जाएंगे। और जब इसको हटाने जाने का संकल्प होगा तो इसको पहले ही दे दिया जाएगा और निर्णायक मत नहीं देगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि जो लोकसभा का सचिवालय है वो प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत ही कार्य करता है। नेक्स्ट है प्रोटेम स्पीकर। इनके ऊपर भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर क्या है कि जब आम निर्वाचन हो जाता है, इलेक्शंस होते हैं, तो जो नई लोकसभा बनती है, ठीक, उसमें जो नए सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाने का काम किसका होता है? प्रोटेम स्पीकर का, ठीक। जनरली किसको चुना जाता है? तो जो लोकसभा सदस्यों में सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर चुन लिया जाता है, ठीक। अब अधिवेशन की बात करें तो लोकसभा के अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, वर्ष में कम से कम 2 बार, ठीक। अच्छा, ये वाली लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये
2021 का जब RO का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोरम या गणपूर्ति कितना होता है लोकसभा या राज्यसभा का, तो 1/10। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अधिवेशन बुलाना है, ठीक है, सदन का अधिवेशन, लोकसभा का राज्यसभा का अधिवेशन बुलाना है, ठीक। तो अगर गणपूर्ति नहीं है, मतलब कि अगर हम लोग लोकसभा की बात करें तो 55 सदस्य नहीं हैं, और राज्यसभा की बात करें तो उसमें मान लीजिए 25 सदस्य नहीं हैं। इससे अगर कम सदस्य हैं तो ये लोकसभा के केस में अध्यक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनका कर्तव्य होगा, और राज्यसभा के केस में सभापति का कर्तव्य होगा कि वो उस सदन को स्थगित कर दें। किस सदन को? जिस सदन में लोकसभा में 55 से कम सदस्य हों और राज्यसभा में 25 से कम सदस्य हों। मतलब कुल मिला के ये कहना है कि अगर आपको अधिवेशन बुलाना है तो कम से कम 1/10 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपातकाल लग गया है तो उस समय मान लीजिए आपातकाल लगा है और इलेक्शंस पॉसिबल नहीं है, ठीक, तो उस समय क्या होगा कि विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकता है, लेकिन एक बार में सिर्फ 1 साल के लिए, ठीक। अगर एक बार में उन्हें बढ़ाना है तो सिर्फ 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा, और जैसे ही आपातकाल समाप्त होगा तो जो भी बढ़ाया गया था कार्यकाल, वो कार्यकाल 6 माह से अधिक प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए कार्यकाल समाप्त हो गया तो 6 महीने के अंदर क्या करा लेना है, वोटिंग करा के नई लोकसभा गठित कर लेनी है, ठीक। अच्छा, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था, 1-1 वर्ष के लिए, ठीक। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों से ये कहना है कि जैसे कुछ क्वेश्चन में आप लोग देखते हैं ना कि विधि द्वारा संसद ये काम कर सकता है या ये काम को करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, तो इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होती है, ठीक। और इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे मान लीजिए ये आ जाता कि विधि द्वारा राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकता है, ठीक, तो ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट। तो इन सब चीज़ों पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, ये हम लोग पढ़ चुके थे राष्ट्रपति के केस में कि संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकते हैं। आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकते हैं? राष्ट्रपति जी बुला सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये वाला पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, संयुक्त अधिवेशन 3 केस में बुलाया जाता है। पहला केस ये है कि अगर किसी एक सदन ने कोई विधेयक पारित किया और दूसरे सदन ने उसको अस्वीकार कर दिया, ठीक, तब राष्ट्रपति जो हैं वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है कि मान लीजिए कोई विधेयक था और उस विधेयक में कुछ संशोधन किया गया और उस संशोधन को लेके दोनों सदस्य सहमत नहीं हैं, तब बुलाया जा सकता है। और तीसरा ये है कि मान लीजिए किसी एक सदन ने विधेयक को पारित किया और दूसरे सदन में भेज दिया, ठीक है, तो दूसरा सदन 6 माह से अधिक बीत गए और दूसरे सदन ने अभी उस विधेयक पे कोई जवाब नहीं दिया, तब राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? संयुक्त अधिवेशन बुला लेंगे, ठीक। लेकिन ये सब चीज़ कब होता है? ये सब चीज़ होता है सामान्य विधेयक के लिए, ठीक है। अगर सामान्य विधेयक है, साधारण विधेयक है, 2 विधेयक के केस में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। पहला अधिवेशन कौन सा है, मतलब पहला विधेयक कौन सा है? एक तो धन विधेयक और एक संविधान संशोधन विधेयक। कल मैंने बताया था कि धन विधेयक के लिए लोकसभा के पास जो है वो अनन्य शक्ति है, ठीक। मतलब कि धन विधेयक लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है और धन विधेयक में जो भी संशोधन वगैरह करना है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा कर सकती है। राज्यसभा के पास ना तो अस्वीकार करने का अधिकार है और ना ही संशोधन करने का, ठीक। तो जब राज्यसभा के पास कोई अधिकार ही नहीं है तो इसमें संयुक्त अधिवेशन जैसा कोई पॉइंट ही नहीं आएगा, ठीक। ये हो गया। अच्छा, संविधान संशोधन अधिनियम क्या है? ये अधिवेशन दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए, ठीक, तभी ये विधेयक मतलब ये विधेयक जो है तभी कानून बनेगा जब संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में भी पारित हो जाए, राज्यसभा में भी पारित हो जाए। तो जब दोनों को पारित करना ही है तो यहाँ पे भी संयुक्त अधिवेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ठीक। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि सिर्फ साधारण विधेयक के केस में ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है और इन दोनों के केस में नहीं है।
ठीक। अच्छा, अब जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है उसकी अध्यक्षता कौन करेगी? बुला तो लिया, हाँ ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। और अध्यक्षता कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी अध्यक्षता नहीं करते हैं, अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ठीक। मान लीजिए अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष अनुपस्थित है, तब कौन करेगा? उपाध्यक्ष द्वारा। और उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित नहीं है तब उपसभापति के द्वारा। ठीक, यहाँ पे ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा, लेकिन उसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ठीक। फिर जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी पूरी की पूरी जो भी कार्यवाही होती है, जो भी पूरा प्रोसेस होता है, वो लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार ही होता है। ठीक। नेक्स्ट आर्टिकल, हाँ इसको भी थोड़ा, ये दोनों आर्टिकल थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इम्पॉर्टेंट है। देखिए आर्टिकल 107 का पार्ट 4 ये कहता है कि मान लीजिए राज्यसभा में कोई विधेयक लंबित है जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया था, ठीक, और लोकसभा विघटित हो गई, तो जो विधेयक राज्यसभा में लंबित है वो ख़त्म नहीं होगा, मतलब वो समाप्त नहीं होगा। देखिए वही विधेयक समाप्त होगा जो लोकसभा ने पारित कर दिया हो या जो लोकसभा में लंबित हो। ठीक। अगर लोकसभा ने पारित नहीं किया है और लोकसभा का विघटन हो गया, तब क्या हो सकता है कि वो जो विधेयक है वो समाप्त हो सकता है। लेकिन अगर लोकसभा में पारित ही नहीं हुआ या लंबित नहीं है तो फिर विघटित नहीं होगा। ठीक। देखिए जैसे राज्यसभा में लंबित विधेयक, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया वो समाप्त नहीं होगा। पारित नहीं किया, लोकसभा ने पारित नहीं किया तो वो समाप्त नहीं होगा। ठीक। लेकिन वो विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है तो वो समाप्त हो जाएगा। 2 पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाँ ये तो पता ही है कि धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय किसका होता है? लोकसभा का या लोकसभा के अध्यक्ष का। अच्छा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये इस बात का निर्णय अंतिम रूप से कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक, ये हो गया। अच्छा, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो अध्यक्ष के रूप में नहीं बल्कि सदस्य के रूप में शपथ लेता है। बाद में सारे सदस्य मिलके एक अध्यक्ष चुनते हैं और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। अच्छा, आप लोग का ये होमवर्क है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लोकसभा का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ठीक है, लोकसभा का, क्योंकि ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे तो इसलिए आप लोग थोड़ा ये सब भी ध्यान रखिएगा, वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अच्छा, जैसे हम लोगों ने देखा था ना कि राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देके हटाया जा सकता है, तो वैसे ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी 14 दिन पहले सूचना देकर पूर्ण बहुमत द्वारा एक संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। ठीक। अच्छा, मान लीजिए लोकसभा भंग हो गई तो क्या जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो तुरंत अपने पद को छोड़ देगा? नहीं। कब तक? जब लोकसभा, नई वाली लोकसभा बन जाएगी, ठीक, उसकी जब पहली बैठक होगी उसके बाद ही जो पुरानी वाली लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो वहाँ से अपने पद को छोड़ेंगे। ठीक, तो इतनी ये था। अब इसका एक पार्ट और है जो आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में मिलेगा। तब तक के लिए आप इन सारे पॉइंट्स को, सारे आर्टिकल्स को अच्छे से करिए, याद करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम है नहीं। ठीक, धीरे धीरे जल्दी हम लोगों को सब कुछ कंप्लीट करना है, तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।